नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में और देखेंगे कि वो क्या सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुवेरा ने, जो कि म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म है। कुवेरा ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसने म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी को फ्री कर दिया था। कुवेरा के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्री में कुवेरा के जरिए म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस लिंक के जरिए साइन अप करने पर आपको 200 कॉइन्स मिलेंगे, जिनके जरिए आप कुवेरा के और फीचर्स अनलॉक कर सकते हो। बैंक का मेन फंक्शन होता है फंड्स को लो कॉस्ट में अक्वायर करना और उन्हें लोन बनाकर बेचना। बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स एटसेट्रा इनके जरिए लो कॉस्ट में फंड अक्वायर करते हैं और उस फंड को लोन बनाकर बेचते हैं और मार्जिन कमाते हैं। एचडीएफसी बैंक 1994 में शुरू हुई और मिस्टर दीपक पारेख उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने। मिस्टर दीपक पारेख ने आदित्य पुरी, जो कि तब सिटी बैंक में काम कर रहे थे, उन्हें एचडीएफसी बैंक चलाने के लिए चुना और उन्हें एचडीएफसी बैंक का सीईओ बनाया। तब से लेकर आज तक मिस्टर पुरी एचडीएफसी बैंक चला रहे हैं। मिस्टर आदित्य पुरी ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एचएसबीसी इनके कुछ यंग बैंकर्स को हायर करके अपनी टीम बनाई। किसी नई बैंक के लिए सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एचएसबीसी से बैंकर्स हायर करना बहुत मुश्किल काम था, पर मिस्टर पुरी ने उस काम को पूरा किया था। किसी भी छोटी कंपनी को अगर बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करना है और अपने लिए जगह बनानी है तो उसे कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाने होते हैं। एचडीएफसी बैंक ने कई इनोवेटिव तरीकों को अपनाकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। लेट 1990s में एचडीएफसी बैंक ने चेक सेटलमेंट सिस्टम शुरू की, जिसके जरिए किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का चेक किसी भी स्टेट के एचडीएफसी बैंक की लोकल ब्रांच में तुरंत सेटल हो जाता था। इस सर्विस के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को एचडीएफसी के पास कुछ फंड डिपॉजिट करना पड़ता था और इस तरह एचडीएफसी बैंक को बिना किसी इंटरेस्ट के फंड मिल जाता था। एचडीएफसी बैंक का पहला फोकस कॉर्पोरेट बैंकिंग था, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा थी। तो एचडीएफसी के पास इसके दो सॉल्यूशंस थे। पहला, कम कॉस्ट में फंड अक्वायर करना, ताकि वो अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कम इंटरेस्ट में कॉर्पोरेट्स को लोन दे सके, और दूसरा, कॉर्पोरेट्स को इनोवेटिव सर्विसेज और सॉल्यूशंस देकर। एचडीएफसी बैंक तब एक छोटी बैंक थी, इसलिए वो बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं दे पा रही थी। इसलिए उन्होंने कॉर्पोरेट लेंडिंग के बजाय ट्रांजैक्शनल और कॉस्ट मैनेजमेंट बिजनेस पर फोकस किया और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे। कोर बैंकिंग के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम को अपनाया। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे इनोवेटिव तरीके अपनाकर एचडीएफसी बैंक ने कॉर्पोरेट्स के ट्रांजैक्शनल और कैश मैनेजमेंट बिजनेस में एंट्री की। मिड 1990s में एम्प्लॉयज को सैलरी चेक के जरिए पे की जाती थी और फिर एम्प्लॉयज को बैंक जाकर चेक जमा करना पड़ता था और चेक क्लियर होने का इंतजार करना पड़ता था। उस जमाने में ईमेल और इंटरनेट ये शब्द नए थे और उस टाइम एचडीएफसी बैंक ने अपने सेंट्रलाइज सिस्टम टेक्नोलॉजी की मदद से सैलरीज पे करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया, जिससे सैलरीज सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। इन फैसिलिटीज को अपनाने के लिए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को एचडीएफसी बैंक के साथ अकाउंट खोलना जरूरी था। तो इस तरह कई इनोवेटिव टेक्निक्स की मदद से एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट्स के ट्रांजैक्शनल और कैश मैनेजमेंट बिजनेस कवर करने लगी, जिससे एचडीएफसी बैंक को कम कॉस्ट में फंड मिल जाता था। इन सब तरीकों से एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो अच्छा खासा बढ़ने लगा। कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, जिसका मतलब होता है कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसमें से कितना डिपॉजिट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया है। कासा रेशो जब ज्यादा होता है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी कम कॉस्ट में फंड अक्वायर कर रही है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है और करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं, और वो पैसा बैंक को यूज करने के लिए मिल जाता है। वही फिक्स डिपॉजिट में बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक ने कई इनोवेटिव तरीके यूज करके अपना कासा रेशो स्ट्रॉन्ग किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एचडीएफसी बैंक की फंड अक्वायर करने की कॉस्ट उनके मेन कंपटीटर्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक से कम होने लगी। साल 2000 में एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो 46% था, वही आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का कासा रेशो 20% के करीब था। लेट 1990s में शेयर्स की सेटलमेंट प्रोसेस तो इलेक्ट्रॉनिक वे से हो जाती थी, पर पेमेंट मैन्युअली होता था। एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर भी दिमाग लगाया और ऑटोमेटेड सेटलमेंट प्रोसेस शुरू कर दी, जिससे स्टॉक ब्रोकर्स का मैन्युअल पेमेंट से जुड़े काम का लोड कम हो गया और स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इसका फायदा मिल गया। इस बेनिफिट को पाने के लिए उन्हें एचडीएफसी बैंक के साथ अकाउंट खोलना कंपलसरी किया गया। तो आपको आइडिया आ गई होगी कि किस तरह एचडीएफसी बैंक इनोवेटिव जुगाड़ करके अपने सॉल्यूशंस निकालती है। इन सबके चलते एचडीएफसी बैंक का कैश मैनेजमेंट बिजनेस पिछले 10-15 सालों से 35 to 40% के सालाना ग्रोथ से बढ़ रहा है।
HDFC बैंक को लोन देते वक्त ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, इसलिए वो लोन के लिए मेनली बड़ी कंपनीज पर फोकस करते हैं और ज़्यादातर लोन उन्हें ही देते हैं। सो जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है तो छोटी कंपनीज पर उसका तुरंत असर पड़ता है, पर ज़्यादातर बड़ी कंपनीज पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, जिससे क्राइसिस के टाइम बैंक की एसेट क्वालिटी खराब होने से बचती है। साल 2000 में HDFC बैंक रिटेल बैंकिंग पर फोकस करने लगी। फाइनेंशियल ईयर 1999 तक HDFC बैंक की सिर्फ 57 ब्रांचेस थी और साल 2008 तक ये नंबर 761 तक चला गया। रिटेल बैंकिंग में भी HDFC बैंक ने इनोवेटिव मेथड्स के साथ मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू किया। जनवरी 2000 में HDFC बैंक ने मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी शुरू की। मोबाइल बैंकिंग लॉन्च करने वाली HDFC बैंक इंडिया की पहली बैंक थी। उन्होंने लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन फॉर IPOs इन जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। POS टर्मिनल्स यानी सामान खरीदने के बाद कार्ड स्वाइप करने की जो मशीन्स होती है, उनके लिए उन्होंने मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप की। इस बिजनेस में वो अर्ली मूवर थे। जल्दी HDFC बैंक ने 3 लाख के करीब POS टर्मिनल्स लगाकर इस बिजनेस में अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। 2008 क्राइसिस के बाद बैंक्स और NBFCs के NPAs दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगे, पर HDFC बैंक पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पहले तो HDFC बैंक ने लोन के लिए सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज पर फोकस किया था और दूसरा HDFC बैंक का लोन बिजनेस वेल डाइवर्सिफाइड था। HDFC बैंक का IPO 1995 में आया था। HDFC बैंक की शेयर प्राइस पिछले 20-22 सालों से कंपाउंडेड एनुअली 26% से बढ़ रही है। तो इस केस स्टडी से हमें 3 मेन लर्निंग्स मिलती है। पहला, जब HDFC बैंक छोटी थी और बड़ी बैंक से वो डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने चेक सेटलमेंट, शेयर फंड सेटलमेंट, फोन बैंकिंग एटसेट्रा इन जैसे इनोवेटिव मेथड से अपना रास्ता निकाला। जब आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो आपको खुद रास्ता निकालना होता है। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज करके HDFC बैंक ने फर्स्ट मोर एडवांटेज ले लिया। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस का अहम हिस्सा होता है, उसे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया। अगर आपको HDFC बैंक की ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कुवेरा के जरिए म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में फ्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।